Hi everyone, very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So, in today's class, in today's video, we are going to complete the chapter The Portrait of a Lady. It's a very important and interesting chapter. It's your chapter number 1. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इस चैप्टर से बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, सो यू कैन नॉट स्किप दिस वन. ओके आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक इसे जरूर देखें. इस चैप्टर को खुशवंत सिंह ने लिखा है, तो जल्दी से खुशवंत सिंह ओपी कर दीजिए. खुशवंत सिंह ने यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ में वो एक रिलेशनशिप जो होता है, जो मेमोरीज होती हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, वैसे ही उन्होंने भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ में जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करते हुए इस चैप्टर को लिखा है, जहाँ पर वो बताते हैं अपनी ग्रैंड मॉम के बारे में कि वो कैसी दिखती थी, फिजिकली कैसी दिखती थी, इमोशनली स्पिरिचुअली कैसी थी. एंड देन उसके बाद में उनकी चेंजिंग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कैसे लाइफ के हर फेज के अंदर हमारी रिलेशनशिप चेंज होती रहती है. यहाँ से हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं. मैं चैप्टर में हर वर्ड के बारे में आपको बताने वाली हूँ, बट इन केस यू आर क्यूरियस टू नोट डाउन एवरीथिंग, तो यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग्स भी डाल दिए हैं, जहाँ से आप हर एक वर्ड का मीनिंग नोट डाउन भी कर सकते हैं. ऑल राइट, सो द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. तो चैप्टर की शुरुआत ही खुशवंत सिंह करते हैं अपने ग्रैंड मॉम के बारे में बताते हुए, इसीलिए चैप्टर का नाम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी है, क्योंकि ये लेडी कौन है, उनकी ग्रैंड मदर है, जिनका पोर्ट्रेट यानी पिक्चर खुशवंत सिंह ने शब्दों से बनाई है. ओके, मेरी ग्रैंड मदर बाकी सारी ग्रैंड मदर जैसी ही थी. वो बहुत ही बूढ़ी थी, और बूढ़ी और उनके शक्ल पे इतने ज्यादा रिंकल्स थे, इतने ज्यादा झुर्रियां थी. मतलब जब से मैं उन्हें जानता था, लगभग 20 सालों से मैं उन्हें जानता था, और 20 सालों से वो वैसी ही थी. खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग मुझे बताया करते थे कि मेरी ग्रैंड मदर एक टाइम पे यंग और प्रिटी भी हुआ करती थी. इनफैक्ट लोग तो मुझे ये भी बताते थे कि मेरी ग्रैंड मदर का एक हस्बैंड भी हुआ करता था, बट मैं ये सारी चीजों पे कभी यकीन नहीं कर पाया. जब मैंने मेरे ग्रैंड पा का पोर्ट्रेट देखा मेंटल पीस के ऊपर जब मैंने मेरे ग्रैंड पा का पोर्ट्रेट देखा ना, व्हाट इज अ मेंटल पीस, अगर हम देखते हैं तो जो फायर प्लेस होता है, जैसे आपका हॉल है, उसके अंदर एक फायर प्लेस है जहाँ पे हीटर लगाया जाता है या लकड़ियां या कोयले जलाए जाते हैं. उसके ऊपर ऐसे एकदम पूरा वुड का एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री काइंड ऑफ होता है, उसके ऊपर उन्होंने क्या देखा, अपने ग्रैंड पा का पिक्चर देखा. तो उन्होंने देखा कि उनके ग्रैंडपा एक बड़ी सी टर्बन टर्बन पहने हुए थे, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, बड़े ढीले ढाले कपड़े वो पहना करते थे. उनकी बड़ी सी वाइट बियर्ड जो है उनके पूरे चेस्ट को कवर कर लिया करती थी, और देखने में वो लगभग 100 साल के लगते थे. मतलब पिक्चर से देखकर वो बता सकते हैं कि ये जरूर 100 साल के रहे होंगे. उनको देखकर नहीं लगता था कि उनकी भी कोई बीवी या बच्चे हो सकते हैं. ऐसा लगता था जैसे कि उनके ढेर सारे पोते पोतियां होंगे. मतलब जरूर इतने बूढ़े लगते थे वो कि ऑलमोस्ट जगत दादाजी लग रहे होते थे. उनको देखकर आप ये कह ही नहीं सकते कि इनका बीवी होती होगी या फिर इनकी इनके बच्चे होते होंगे. उनको देखकर आप सिर्फ ये कह सकते हो कि इनके बहुत ज्यादा पोते पोतियां होंगे. अब रही बात मेरे ग्रैंड मदर की यंग और प्रिटी होने की, तो ये थॉट तो एकदम रिवोल्टिंग था, यानी अविश्वसनीय था कि इस पे तो बिलीव ही नहीं किया जा सकता. ये अनप्लेजेंट थॉट था. नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं. अब इसके बाद में वो बताते हैं कि इसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा होता रहता था, जहां से उनको ये हिंट्स मिलते रहते थे कि हाँ, ग्रैंड मॉम यंग तो थी. जिसमें से एक बार वो एक जो हिंट वो बता रहे हैं वो है कि उनकी ग्रैंड मॉम बार बार उनको गेम्स के बारे में बताया करती थी. उनकी ग्रैंड मॉम उन्हें बताया करती थी कि कैसे बचपन में वो कुछ गेम्स खेला करती थी, और उन गेम्स के बारे में जब वो खुशवंत सिंह को बताती थी, तो खुशवंत सिंह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते थे. और उनका सीधा सीधा सवाल ये होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो, ग्रैंडमा और वो भी गेम्स, मतलब ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा absurd और अनडिग्निफाइड था. यानी कि ऐसा सोचते थे जैसे कि दादी माँ, ये आपको शोभा देता है, ये कितना वियर्ड है, ये कितना इलॉजिकल है, ऐसा आपको करना शोभा देता है क्या. इसीलिए वो उन बातों पे यकीन ही नहीं किया करते थे. वो यकीन ही नहीं करते थे कि ग्रैंड माँ कभी इतनी छोटी भी रहा करती होंगी कि वो गेम्स खेला करती होंगी. वो इनकी पूरी कहानियों को, इनफैक्ट इनकी पूरी बातों को कहानियां, फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट करते थे. फैबल्स का मतलब होता है कहानियां, ऑफ प्रॉफिट्स यानी ऐसे आपको बताया जाता है ना, जब कोई एक चीज, कोई सीख सिखाई जाती है, तो उसके अंदर आपको कहानी बताई जाती है, जैसे भगवान जी की कोई कहानी बताई जाती है,
ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। फिर उसके बाद में कैसे किसी को भगवान जी ने किसी राक्षस को मारा एंड ऑल दैट, और वहाँ से आपको सीख मिलती है। तो वैसे ही फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स ये लगते थे, ऐसा लगता था जैसे परियों की कहानी है, बिकॉज़ इसमें सच्चाई तो हो नहीं सकती। इसके बाद में खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो कैसी दिखती थी। वो बहुत मतलब ऐसे छोटी-सी थी, थोड़ी मोटी-सी थी एंड इनफैक्ट थोड़ी झुकी हुई थी। उनके फेस पे हर जगह पे ऐसे क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का, हर जगह से हर जगह तक बस झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। मतलब उनको देखकर आप कह ही नहीं सकते कि वो कभी जवान रही होंगी। खुशवंत सिंह बोलते हैं मैं 20 साल से उन्हें जानता था और वो 20 साल से वैसी ही दिखती थी। वो इतनी बुरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और ऐसी ही एज पे इतनी ही बूढ़ी शायद वो 20 सालों से दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि वो प्रिटी थी या नहीं थी, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी। तो मुझे नहीं पता कि बाहर की सुंदरता उनमें थी या नहीं थी, वो एक टाइम पे यंग या प्रिटी हुआ करती थी या नहीं, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो दिल से बड़ी खूबसूरत थी। पूरे घर के अंदर वो हॉबल किया करती थी, यानी पूरे घर के अंदर वो लड़खड़ा के चला करती थी। वो स्पॉटलेस व्हाइट यानी पूरे सफेद कपड़े पहना करती थी, जिसमें से एक हाथ उनका कहाँ पे रहता था, उनके कमर पे रहता था, और दूसरे हाथ से वो क्या करा करती थी, अपनी माला होल्ड किया करती थी, जिस माला को फेरते फेरते वो अपनी पूरी प्रेयर्स किया करती थी। इसके बाद में हमें पता चलता है कि उनके पूरे फेस पे उनके सफेद बाल आ रहे होते थे, हर जगह पे पूरे फेस पे उनके सफेद बाल आ रहे होते थे। उनका फेस वैसे ही बहुत ज्यादा पेल था, उसमें कोई भी कलर नहीं होता था, और उसके ऊपर से पूरे बाल ऐसे बिखरे बिखरे से उनके ऊपर लगा करते थे। उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल प्रेयर में मूव करते रहते थे, मतलब तुम जब भी उन्हें देखोगे वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। आपको सुनाई नहीं देगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रही है, बट वो प्रेयर करती रहती थी, तो उनके लिप्स हमेशा मूव किया करते थे। इसीलिए खुशवंत सिंह ने बोला शी वॉज ब्यूटिफुल। तो मुझे नहीं पता कि वो बाहर से खूबसूरत थी या नहीं थी, या तुम्हारी बाहर की खूबसूरती में उन्हें डालना चाहिए या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि वो अंदर से बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। बोला वो नहीं होता माउंटेन्स में, पहाड़ों के अंदर सर्दियां नहीं होती है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे जो सर्दियों का लैंडस्केप होता है पूरी तरीके से स्नो से ढका हुआ, दूर दूर तक आपको स्नो देखने को मिलती है, और वो इतना खूबसूरत इतना पीसफुल होता है। बोला एग्जैक्टली वैसी ही थी मेरी ग्रैंड मॉम। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो चलता फिरता विंटर लैंडस्केप थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है पीस का, शांति का, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन का। वो इतनी इमोशनली स्ट्रांग थी, वो इतनी स्पिरिचुअल थी कि उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो वो उनका एक डिवाइन कैरेक्टर निकल कर आ रहा है, कि वो उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से उनका कैरेक्टर बहुत ही डिवाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी थी वो। ओके, अब इसके बाद में वो बताते हैं, अभी उन्होंने बता दिया है कि उनकी ग्रैंड मॉम कैसी दिखती है, तो फाइनली ये टाइम आ चुका है उनके रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्कस करने का। तो बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मॉम और मैं दोनों गुड फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स जो है मुझे उनके साथ में गाँव में छोड़कर चले गए थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को सिटी जाना था, उन्हें सिटी जाकर सेटल होना था, और जब तक कि वो वहाँ सेटल नहीं हो जाते वो मुझे मेरी दादी जी के पास में ही छोड़कर चले गए। अब ऐसे में वो हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। मुझे मेरी दादी जी उठाया करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, और मतलब एक बहुत ही मोनोटोनस तरीके से प्रेयर गाया करती थी। आपको तो पता ही है, देखो प्रेयर के अंदर ऐसे कोई बीट धपचिक ये नहीं चल रहा होता। तो प्रेयर्स के अंदर अगर हम प्रेयर बोलते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर राग होती है, और उस राग के अंदर ही हम अपनी प्रेयर बोल रहे होते हैं। तो बोला वैसे ही मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वे के अंदर वो अपनी प्रेयर गाती रहती थी। जब भी वो मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, तो सब सब टाइम वो बस अपनी प्रेयर किया करती थी। वो प्रेयर इसके लिए किया करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जैसे खुशवंत सिंह उनकी बात सुनेंगे। उन्हें लगता था जैसे कि खुशवंत सिंह उन प्रेयर्स को याद करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि खुशवंत सिंह एक्चुअली सुनते तो थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दादी माँ की आवाज पसंद थी, बट उन्हें कभी याद करने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इसके बाद में क्या, इसके बाद में वो उनकी पूरी स्टेशनरी को तैयार करती। वो एक वुडन स्लेट लेकर आती, उस पे प्लास्टर करती येलो चॉक से, रेड इंक पॉट रखती, पेन रखती, सारी चीजों को बांध कर पैक कर देती ताकि खुशवंत सिंह स्कूल जा सके।
इसके बाद खुशवंत सिंह को वो ब्रेकफास्ट कराती, जिसके अंदर वो कल रात की पड़ी हुई मोटी मोटी चपातियों पे अच्छे से घी लगाती और चीनी लगाकर और खुशवंत सिंह को खिलाया करती थी। ऐसी मोटी मोटी चपातियां वो अपने साथ भी पैक कर लिया करती थी, ताकि से बाद में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको खाना खिलाया जा सके। इसके बाद में उनकी ग्रैंड मॉम उनके साथ में स्कूल जाया करती थी। स्कूल इसके लिए जाती थी क्योंकि ग्रैंड मॉम जिस टेम्पल में जाती थी वो टेम्पल स्कूल से लगकर ही था। वहाँ के पुजारी जी खुशवंत सिंह को अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाया करते थे। बच्चे रोज में बैठते थे वैरेंडा में, और वैरेंडा में बैठकर अपनी मॉर्निंग प्रेयर पढ़ा करते थे, अल्फाबेट्स गाया करते थे। उसी के पास में लगकर जो टेम्पल था वहां पर दादी जी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। जब खुशवंत सिंह की पढ़ाई हो जाती और दादी जी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती तो दोनों अब घर के लिए निकल पड़ते थे। अब दोनों जब घर के लिए निकलते थे तो उसी टाइम पर विलेज डॉग्स मिल जाया करते थे टेम्पल डोर पे। ये विलेज डॉग्स को यहाँ पर घर से लाई हुई स्टेल चपातीज दादी माँ और खुशवंत सिंह मिलकर खिलाते थे। विलेज डॉग्स एक दूसरे से लड़ते थे, गुर्राते थे, भौंकते थे, और ऐसे ही वो लोग घर की ओर निकल जाते थे। लाइफ बहुत ही आसान जा रही थी गांव के अंदर, इतना सब कुछ इतना आसान था कि इसके बाद में ऐसा लगता था जैसे कि ये रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से उनकी फ्रेंडशिप हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक्चुअली उनके माता पिता का कॉल आया, और मतलब कॉल में उन्होंने बताया कि वो सिटी में अब पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ भी सिटी आ सकते हैं और अब वो उनके साथ ही रहेंगे। इसीलिए वो दोनों निकल गए सिटी की ओर, और अब सारी चीजें बदलने वाली थी। देखो, एक ही रूम में वो दोनों रहते थे बट काफी कुछ बदल गया था। सबसे पहला तो ग्रैंड मॉम जो है अब वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। ग्रैंड मॉम इसके लिए नहीं जा सकती थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर था। अच्छा, हमारे खुशवंत सिंह जी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करते थे और मोटर बस में ट्रैवल करके जाया करते थे। गलियों के अंदर गली के कुत्ते बिल्कुल भी नहीं थे, और इसी वजह से ग्रैंड मॉम यहाँ पर स्पैरोज को खाना खिलाने लग गई। हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे समय जाता गया, वैसे वैसे एक दूसरे को वो बहुत कम मिलने लगे। इनफैक्ट कुछ टाइम तक तो वो उन्हें उठाया करती थी, उन्हें रेडी किया करती थी, और जैसे ही वो घर वापस आते थे तो उनसे पूछती थी, आज स्कूल में क्या पढ़ाया। अब जैसे ही खुशवंत सिंह उन्हें बताते कि देखो आज मुझे ये इंग्लिश वर्ड सिखाए, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते बताते कि मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया, मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, मुझे सिखाया कि कैसे ये पूरी दुनिया गोल है, तो दादी जी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही नाखुश हो जाती। उन्हें ऐसा लगता कि वो बिल्कुल भी उन्हें लेसन्स में हेल्प नहीं कर पा रही है। उसके ऊपर से वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई गई चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। वो तो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी कि स्कूल के अंदर भगवान जी के बारे में क्यों नहीं कुछ पढ़ाया जाता। और हद तो तब हो गई जब एक बार खुशवंत सिंह ने बताया कि उनके स्कूल के अंदर म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके स्कूल के अंदर अब उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है और खुशवंत सिंह इसका हिस्सा है। इसके बाद क्या, इसके बाद तो दादी जी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई थी। इसके लिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक की ल्यूड एसोसिएशन थी, यानी म्यूजिक अच्छे घर के लोग नहीं किया करते थे। उनका ये मानना था कि म्यूजिक मोनोपोली थी हार्लट्स और बेगर्स की। उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स और भिखारी किया करते थे। इसी वजह से उन्होंने बोला कि अच्छे लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। पर देखो यार, दादी जी एक जमाने की थी जिसमें ऐसा माना जाता था। अब जमाना बदल गया था और दादी जी खुशवंत सिंह की पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। तो वो ज्यादा यहाँ पर कुछ बोल तो नहीं पाई, वो बस चुप हो गई। पर उनका वो चुप्पी ही ये बता रहा था कि वो इस चीज को अप्रूव नहीं करती हैं। इसके बाद उन्होंने खुशवंत सिंह से बात करना बंद भी कर दिया था। फिर क्या, फिर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले गए। अब वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने क्लास 12 भी पास कर ली और वो यूनिवर्सिटी चले गए। अब क्योंकि वो इतने बड़े हो गए थे तो उन्हें उनका खुद का कमरा दिया गया। अब जब उन्हें अपना खुद का कमरा मिल गया तो वो जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का था, वो एक कमरा जिसमें वो साथ में रहते थे और इसी वजह से भूले भटके एक दूसरे को देख लिया करते थे, एक दूसरे से बात कर लिया करते थे, अब वो कॉमन लिंक जो है फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया था।
अब क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग हो गए थे और दादी जी पूरी तरीके से अकेले हो गई थी, दादी जी ने इसको इतने अच्छे से नहीं लिया। दादी जी गांव में रहा करती थी जहां पर उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, उनका पुराना पुश्तैनी घर था। अब वो सिटी के घर में रहा करती थी और एकदम अकेली पड़ गई थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कैसे रिएक्ट करती? इसके बाद क्या? इसके बाद वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो अपने चरखे के पास बैठी रहती सुबह से लेकर शाम तक और अपनी प्रेयर्स करती रहती। दोपहर के अंदर कुछ समय के लिए वो आराम करती, जब वो आधे घंटे के लिए स्पैरोज को खाना खिलाती। वो वैरेंडा में बैठती, टुकड़ों में ब्रेड्स को तोड़ती और स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए बैठ जाती। ये जो स्पैरोज है, ये आते आकर उनके पास में उनके पाँव पर, कभी उनके कंधों पर, कभी उनके सर पर बैठते, चोंच मारते, चलते, बट वो कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। वो हमेशा उनको देखकर स्माइल किया करती थी, मानो जैसे उनके पूरे दिन का सबसे ज्यादा खुशनुमा आधा घंटा यही था। इसके बाद में खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि अब वो अब्रॉड जाकर पढ़ने वाले हैं। अब जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनके अंदर ये श्योरिटी आ गई थी कि अब तो ग्रैंडमा बहुत अपसेट हो जाएंगी, और इसलिए हो जाएंगी क्योंकि अब्रॉड वो 5 साल के लिए जाने वाले हैं। यार, दादी माँ ऑलरेडी इतनी ज्यादा एजेड थी कि 5 साल वो जिंदा भी रहेंगी या नहीं पता नहीं था। अब ऐसे में अगर उनका इकलौता पोता उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कैसा फील करेंगे, ऐसा वो सोचे जा रहे थे। बट एनीवे, ग्रैंड माँ को ऐसा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट ग्रैंड माँ तो सेंटिमेंटल भी नहीं थी जब वो उन्हें छोड़ने आए। जब सब लोग उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आए तो दादी माँ भी आई और उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की, कोई इमोशन शो नहीं किए। वो अभी भी प्रेयर्स करे जा रही थी, उनका दिमाग अभी भी प्रेयर्स में खोया हुआ था। अभी भी उनके हाथों में वो माला थी जिसे वो जपे जा रही थी। इसके बाद में जब खुशवंत सिंह के जाने का वक्त हुआ तो उन्होंने चुपचाप खुशवंत सिंह के फोरहेड को किस किया। इस फोरहेड के किस को खुशवंत सिंह ने अपने निकलने के बाद भी चेरिश किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है उनके और उनकी ग्रैंड मॉम के बीच में। फिर क्या, जब वो वापस आए 5 साल के बाद में पढ़कर, तो उन्होंने देखा कि स्टेशन पर अभी भी दादी माँ वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। अरे, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी वो। अभी भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था। उन्होंने फटाफट से खुशवंत सिंह को एक जादू की झप्पी दी। जब उन्होंने उन्हें गले लगाया तो अभी भी खुशवंत सिंह को रियलाइज हो रहा था, उन्हें समझ में आ रहा था कि वो प्रेयर कर रही थी। उनके पहले दिन, उनके घर में आने के पहले दिन भी दादी माँ जाकर आधे घंटे के लिए उन बर्ड्स को खाना खिलाने चली गई। बर्ड्स को खाना खिलाते खिलाते हमने कुछ फ्रिवलेस रिव्यूज भी देखे, यानी कि कुछ खट्टी मीठी डांट। जी बिल्कुल। अब डांट तो पड़ती, 5 साल के लिए कोई दादी माँ को छोड़कर जाता है भला? तो उन्होंने बड़े प्यार से उनकी डांट लगाई, बट वो बहुत खुश थी कि उनका पोता घर आ चुका था। वो इतनी खुश थी कि शाम में उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो आसपास की औरतों को इकट्ठा करके लेकर आई और एक डिलैपिडेटेड ड्रम, यानी एक फटा पुराना ढोल भी लेकर आई। सब लोग इकट्ठे होकर इस ढोल को खूब बजाए, खूब गाना गाया, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और खूब नाचे। अब यहाँ पर दादी माँ को इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लगाते हुए देखकर सब घबरा गए। इनफैक्ट सबको उन्हें मनाना पड़ा कि भाई आप इतना भी मत कर लेना कि आप ओवर स्ट्रेन कर दो, आप बीमार पड़ जाओ। पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। वो पहली बार था जब दादी माँ ने प्रेयर नहीं की थी। खुशवंत सिंह उन्हें जब से जानते थे, वो हमेशा सिर्फ प्रेयर्स ही करा करती थी। ये पहली बार था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। अगले ही दिन वही हुआ जिसका डर था, वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बोला कि उन्हें हल्का सा बुखार है और वो चला जाएगा। पर दादी माँ को ऐसा नहीं लगा। दादी माँ के अकॉर्डिंग उनका अंत करीब आ चुका था। इनफैक्ट उनको तो ये लग रहा था कि अपने लाइफ के आखिरी दिन पर भी अब वो लोगों से बात कर कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करना चाहती हैं, उनकी प्रेयर करना चाहती हैं। वो कैसे भूल गई कल प्रेयर करना। अब वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेगी किसी से बात कर कर, और सिर्फ प्रेयर करेगी। उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी।
सब लोगों ने मिलकर उन्हें रोका, बोला दादी माँ रुक जाओ दादी माँ प्लीज, आप बाद में प्रेयर कर लेना, अभी आराम कर लो। पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। इससे पहले कि वो नोटिस भी कर पाते, दादी माँ के हाथ से उनकी माला गिर गई और उनके होठ रुक गए। एक अजीब सा ग्लो उनके फेस पर आ गया था और हम समझ गए थे कि वो मर चुकी हैं, वो हमें छोड़कर जा चुकी। फिर क्या, जैसा कि रीति रिवाज कहता है, हमने उन्हें उठाया और उठाकर जमीन पर लेटा दिया। उन्हें एक रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन, ठीक है, तो उन्हें रेड कपड़े से ढक दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम लोग उन्हें अकेला छोड़कर चले गए ताकि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा सके। उसके बाद हम उनकी अर्थी लेने लेकर वापस आए, और जब हम वापस आए तो हमने देखा कि सूरज डूब रहा था और सूरज की रोशनी से पूरा का पूरा कमरा गोल्डन हो चुका था। जो वैरेंडा है, वैरेंडा से लेकर एक लाइट अंदर आ रही थी कमरे में और कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम रुक गए। ऐसा इसके लिए था क्योंकि वैरेंडा से लेके वहां तक जहां तक दादी जी को लेटाया गया था, हजारों की तादाद में चिड़ियाएं बैठी थी। वो बिल्कुल भी चौप नहीं कर रही थी, वो सिर्फ वहां बैठी थी। हमने जब उन बेचारे पंछियों को देखा तो हमें बहुत बुरा लगा, और इसीलिए मेरी माँ एकदम वैसे ही जैसे मेरी दादी जी उन्हें खाना खिलाती थी के लिए खाना लेकर आई। पर चिड़ियाओं ने एक पल के लिए उस खाने को चोंच तक नहीं मारी, क्योंकि वो आज खाना गाने नहीं आई थी, अपनी दादी जी को गुड बाय कहने आई थी। उसके बाद क्या, उसके बाद जैसे ही हम दादी जी की अर्थी उठाकर लेकर चले गए, वो चिड़िया भी वहां से उड़ गई। अगले दिन स्वीपर ने उस सारे खाने को डस्टबिन में डाल दिया। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारी रिलेशनशिप बदल जाती है। हम चाहते नहीं, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल जाए। पर इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास में। हम लोगों को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, शादी भी होगी, अपनी खुद की फैमिली भी होगी, और इसी तरीके से ये रिलेशनशिप्स बदलते हैं। बट इस प्रोसेस के अंदर कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ थे हमेशा, हम उन्हें अकेले कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल होता है अपनों के लिए टाइम निकालना इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, पर क्या हम इतने भी बुरे हो चुके हैं कि हम हमारे माँ-बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि उन्हें अकेला फ़ील ना हो? बस ये चैप्टर यही अर्ज हमारे साथ करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि दादी माँ को कितना बुरा लग रहा था जब उनके अराउंड सब कुछ बदले जा रहा। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपको पसंद आया। सो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और ऐसा सोच रहे हैं कि बस छोड़ के चले जाएंगे, है ना। मज़ेदार चैप्टर है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के बाकी चैप्टर्स भी आप यहाँ पर देख सकें और पूरे 11th की तैयारी यहाँ पर कर सकें, है ना। तो मेरी SDC आर्मी एकदम तैयार है ना। फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में #SDC आर्मी लिख दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चा बारी, टेक केयर, आई लव यू।